सिर्फ एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है इसका सिर्फ एमसीक्यू, और वो भी बीपीएससी के लिए, और जितने भी बिहार एसएससी है या अदर स्टेट का एग्जाम है सबका होगा, और सिर्फ एमसीक्यू टॉपिक वाइज टॉपिक होंगे। फिर उसके बाद आपका बीपीएससी एईटीओ का भाई भी चलेगा, जैसे कि भाषा हिंदी 70 नंबर का चलेगा, 100 नंबर का चलेगा, तो ये इंग्लिश चलेगा। रीजनिंग मैथ हम नहीं पढ़ाते, तो इसलिए हम कम चांस के पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम, याद रखिएगा, दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो हम बताएंगे 45 डिग्री की आवश्यकता होती है। 45 डिग्री कोणीय की आवश्यकता होगी। दीर्घतम मतलब होता है बड़ा, प्रसार मतलब होता है बड़ा, विस्तृत रूप से बड़ा होना। तो अगर मान लीजिए हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो आगे, तो प्रक्षेप गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जान लीजिए। तो प्रक्षेप गति को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। सबसे बड़ी बात कि अगर प्रक्षेप गति का सबसे दूर तक जाने वाला कोण होता है तो 45 डिग्री होता है। इतना जो लिखा है वो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए, अगर मैं बात करूं और भी, तो मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, मतलब नदी के किनारे तो आप नॉर्मल है कि सब लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, बाहर हम कूदते हैं, तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। और सच बात है, क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण ही तो हटती है, अन्यथा तो नहीं हटती। तो मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर जब निकलना होता है, कहते हैं नाव से बाहर निकलते हैं तो पीछे की ओर ढकला जाता है नाव। तो क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक्शन रिएक्शन। क्लियर? चलिए, अगर मान लीजिए पूछते संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होता है, मतलब फोर्स के बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन अगर है, उसका दर पूछा है, रेट पूछा है, किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। अगर मान लीजिए हो सकता है कि संवेग के जगह पे इंग्लिश में इसका शब्द दे दे, तो हम बताएंगे मोमेंटम। मोमेंटम बता देंगे। क्या बता देंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो फोर्स के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसे परिभाषित करता है, तो हम जानते हैं जड़त्व के नियम को जो है परिभाषित करता है ना। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। बस इतना जान लीजिए। अब देखिए, प्रक्षालन मशीन। प्रक्षालन मशीन जो है, जिसे हम वॉशिंग मशीन बोलते हैं, जो कि हम लोग कॉमन जानते हैं कि वॉशिंग मशीन, जो कि कपड़ा धोने के लिए होता है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हम किस सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कि अपकेंद्रीय बल पर होता है। अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो अपकेंद्रीय बल को हो सकता है अपकेंद्रीय बल वहां पे दे दे, और हो सकता है ना दे, अपकेंद्रीय बल की जगह पे इंग्लिश शब्द दे दे, तो हम बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देंगे। कभी कभी होता है इंग्लिश में, क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए वायुमंडल का स्तर हम लोग पढ़ते हैं, वायुमंडल पढ़ते हैं ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब जो पढ़ते हैं, मध्य मंडल, इसका इंग्लिश वर्ड भी दे देता है कभी कभी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो हमको दोनों याद रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी शब्द को हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या शब्द उच्चारण करना है। तो प्रक्षालन अगर मशीन पूछे, मतलब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम बताएंगे भाई अपकेंद्रीय बल पर है। अपकेंद्रीय बल अगर मान लीजिए ऑप्शन में ना दे और अपकेंद्रीय बल को ही इंग्लिश में दे दे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दीजिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन हमारा। और भी सुनिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन क्यों है? सिंपल शब्द में सुनिए, हम सड़क पे चलते हैं ना जी, आराम से चलते हैं, कोई गिरने उड़ने का डर नहीं रहता है, लेकिन यही बर्फ में चलिएगा तो गिर जाएंगे, स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है। तो बर्फ में घर्षण कम होता है, सड़क पे घर्षण होती है, इसलिए हम लोग आराम से चलते हैं। अब घर्षण की जगह पे हो सकता है इंग्लिश में शब्द दे दिए घर्षण का, तो बताइए क्या दीजिएगा? तो हम घर्षण को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, जड़त्व को इंग्लिश में हो सकता है जड़त्व का नियम को इंग्लिश में दे दे तो इनर्शिया बोलिएगा, इनर्शिया बोल देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए घर्षण को दे तो फ्रिक्शन बोल दीजिएगा। पे और भी शब्द को हम समझते हैं, और ये देखिए कि यहाँ पे ऊर्जा और बल का जो सवाल बनने की संभावना है,
इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि देखिए ऊर्जा संरक्षण। अब ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? आशय मतलब होता है मतलब, क्या मतलब है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करने पर क्यों जलता है? जलने लगता है। तो क्यों जलने लगता है? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण हो जाता है। तो वायु के घर्षण, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन के कारण जल उठता है। तो अगर मैं सिंपल शब्द में बात करूं, जब कोई पिंड वायुमंडल में आता है तो वायु में घर्षण के कारण जल उठता है, आग पकड़ लेती है। अगर मान लीजिए ग्रही, ग्रही मतलब ग्रह, ग्रह पिंडों की परिक्रमण गति या गति में जो है क्या प्रभावी बल है? अगर मान लीजिए ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है तो कौन है? तो अभिकेंद्रीय बल। अभी पढ़े हम अपकेंद्रीय बल, अभी पढ़ रहे हैं अभिकेंद्रीय बल, हम अभिकेंद्रीय बल टिक लगाएंगे। जैसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दीजिए या पेटल फोर्स बोल दीजिए। तो अपकेंद्रीय बल को हम सेंट्रल फ्यूगल, अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रल पीटल फोर्स बोलते हैं। तो दूध मथने के पश्चात, जब दूध हम मथते हैं, मथने के पश्चात जो क्रीम निकलता है, क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल ही है, मतलब सेंट्रल फ्यूगल फोर्स ही है। ठीक है? तो दूध जब मथते हैं और दूध मथने के बाद जब क्रीम जो निकलता है और क्रीम निकलने से जो दूध अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाता है, तो एक कारण ही है अपकेंद्रीय बल, मतलब सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होता है। सही में माइक का दोष है, माइक को हम बदलेंगे, अवश्य बदल देंगे। तो बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा कि माइक में चेंज करूँ कि वॉइस, क्या होता है कि माइक के कारण वॉइस कभी-कभी दब जाते हैं। तो बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है पुराने हो गए माइक तो बदलना पड़ेगा। चलिए, अगर वायु की ऊर्ध्व जो है ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? अब ऊर्ध्वाधर है, अब लीजिए, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर को हम स्पष्ट रूप से हम तोड़ के बताते हैं कि वायु की ऊपर जाने की गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। और प्रक्षोभ को भी हम नहीं समझे तो हम बोलेंगे वायु मतलब हवा, मतलब विंड, और प्रक्षोभ को बोला जाता है आउट ब्रस्ट बोलते हैं, आउट ब्रस्ट बोल दीजिए। तो विंड आउट ब्रस्ट बोल देंगे। तो वायु की जो है ऊपर की ओर गति करता है, उसी को हम कहते हैं वायु प्रक्षोभ, मतलब विंड आउट ब्रस्ट। अब ऊपर की वजह तो बाहर नहीं जा रहा ना, आउट हो रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो हम बताएंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। नीचे सवाल पूछ रहा है आपसे कि किसी पिंड के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग, जिसे वेलोसिटी बोलते हैं, के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाएगा? तो द्रव्यमान कहलाएगा, मास कहलाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात में, रेशियो में मान अगर पूछे क्या कहलाएगा, तो हम बताएंगे द्रव्यमान कहलाएगा। कि त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है क्या जी? तो हम बताएंगे ए बराबर भी माइनस यू बटा टी है। टी मतलब होता है टाइम। तो याद रखिएगा, जैसे कि बताया हुआ है, ए का बराबर होता है त्वरण। ए का मतलब त्वरण, त्वरण क्यों? क्योंकि त्वरण का इंग्लिश शब्द ही ए से शुरू होता है, मतलब एक्सेलरेशन से शुरू होता है ना, एक्सेलरेशन से शुरू होता है, इसलिए त्वरण का मान ए। तो ए बराबर मतलब त्वरण बराबर भी बटा यू। अब भी मतलब होता है अंतिम वेग, जो अंतिम जो वेलोसिटी होता है उसकी, और यू मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है, शुरुआती वेग। और टी मतलब होता है समय अंतराल, मतलब समय। तो यही बताया गया कि त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र यही है कि त्वरण बराबर, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। क्लियर? तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, मतलब एक समान रूप से अपना त्वरण में जा रहा है। त्वरण मतलब इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन रूप से अपना जा रहा है, टैंकर जाता ही है सड़क पे, समतल सड़क पे। तो तेल का मुक्त जो पृष्ठ है, जो वो अपना क्षेत्र का उसका पृष्ठ है, कैसा होगा? तो वो होगा
परवलयीय वक्राकार होगा। पैराबोलिक शेप बता देंगे। पैराबोलिक को ही यहाँ पे लिखा हुआ है, परवलयीय वक्राकार बोला है। उस रूप में ये दिखेगा, मतलब रहेगा तेल। ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए पूछ दे कि एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। क्या रहता है? उपस्थित रहेगा, ऐसे रहेगा ही नहीं, मतलब प्रेजेंट रहेगा। मतलब वृत्तीय गति में अगर त्वरण हमेशा क्या रहता है? मौजूद रहता है। मौजूद रहेगा, ये निश्चित है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो हम बताएंगे घर्षण के कारण लिखना संभव है। अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर जो हम लिखते हैं या कागज पे लिखते हैं, जैसे अभी पेन चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये घर्षण के कारण चला रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन के कारण चला रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, मान लीजिए सरल आवर्त गति पूछे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछते हैं। मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता मानेंगे? तो प्रत्यास्थ और जड़त्व दोनों को मानेंगे। मतलब जड़त्व के नियम को भी मानेंगे और प्रत्यास्थ रूप से मतलब इलास्टिसिटी के रूप में भी हम मानेंगे। अगर मान लीजिए कमानी तुला मतलब होता है, तुला मतलब बैलेंस करने वाला और कमानी मतलब डोलने वाला, स्प्रिंग बैलेंस बोलिए। ठीक है? तो कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर। तो हुक पे लटका रहेगा तभी तो तराजू क्या है? हुक पे लटका हुआ है। दुगनी कर दी जाती है, तब उसका जो है या उसको उतनी ही दूरी से रोकने, मतलब उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, मतलब ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? तो हम बताएंगे 4 गुना लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। क्लियर हो गया? 4 गुना लगाना होगा। अगर मान लीजिए इसी में पूछे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है जेट इंजन, है ना? जेट इंजन होता है कि नहीं? होता है। तो अगर मान लीजिए हम अपने ढंग से बात करें कि ऊपर वाला सवाल जो ब्रेकिंग फोर्स वाला है, उसका अगर हम अपनी भाषा में बोलें, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अगर कार की गति दुगनी हो जाए, तो उसे रोकने के लिए 4 गुना ब्रेक बल लगेगा। और मान लीजिए जेट इंजन वाला जो सवाल आप देख रहे हैं, तो जेट इंजन काम करता है कैसे जी? तो हम बताएंगे रैखिकी संवेग संरक्षण पे करता है, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन पे करेगा, जिसे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? अगर मान लीजिए और भी चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बांटा गया है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक अगर पूछे तो कौन-कौन आएँगे? जिसमें कैंची आप है, प्रथम श्रेणी में आते हैं। हैंड पैप है, प्रथम श्रेणी में आते हैं। जिसे हम पता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक जो होता है ना, लेयर बोला जाता है, मतलब फर्स्ट क्लास लेयर, चाहे फर्स्ट क्लास लीवर बोलिए, सॉरी उत्तोलक मतलब लीवर। तो हम यहाँ पे सुन लीजिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को हम इंग्लिश में अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दें कि मान लीजिए उत्तोलक हम नहीं समझे, तो उसे लीवर को उत्तोलक बोला जाता है। तो प्रथम श्रेणी के लीवर जो होते हैं, कौन-कौन होते हैं? कैंची होते हैं, हैंड पंप होते हैं, साधारण जो तुला होता है, जो तराजू आप देखते हैं, या प्लास जो काटने वाला प्लास होता है, वो होता है। डोलने वाला जो स्प्रिंग होता है, उसे तो साधारण तुला बोलते हैं। झूला भी आप डाल दीजिए। अगर मान लीजिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक मतलब द्वितीय श्रेणी के मतलब सेकंड क्लास के लीवर में कौन-कौन आएँगे? तो नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन आता है वो होगा, या सरौता आएगा। सरौता क्या होता है ये हमको भी नहीं पता है, उत्तोलक की बात करते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जिसे हम थर्ड क्लास लीवर बोलते हैं। तो थर्ड क्लास लीवर में कौन आएगा पता है? स्टेपलर। स्टेपलर भी किताब में लगाते हैं। चिमटा जो रोटी-वोटी सेकने के लिए या कुछ भी चिमटा पकड़ने के लिए। मनुष्य का हाथ, हमारा हाथ भी आता है तृतीय श्रेणी में, फर्स्ट श्रेणी में नहीं आता। फर्स्ट श्रेणी में कैंची, हैंड पैप्स पकड़ने लायक हो। चलिए, अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट यांत्रिक ऊर्जा में न्यूटन के गति के नियम, जो कि 3 नियम दिए गए हैं। तीनों नियम की बात करते हैं तो पहला नियम आपको देखिए गति का नियम, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो प्रथम गति का नियम, ठीक है? तो पहला देखिए गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम में क्या है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना आरोपित हो या बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये अगर पूछ दे, इस तरह का अगर मान लीजिए परिभाषा दे दे, तो हम गति का प्रथम नियम मानेंगे और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। है कि नहीं? समझ गए? तो अगर आपसे पूछ दे कि गति का प्रथम नियम
बताइएगा, तो हम बताएँगे एक पिंड रखा हुआ है जी, कोई वस्तु रखा है, अब वो रहेगा विरामी अवस्था में, वो रुका रहेगा, जब तक आप जाके ढकेलिएगा नहीं, वो हिलेगा नहीं। तो वो हो गया हमारा प्रथम नियम। सिंपल शब्द, जैसे कि उदाहरण लीजिए, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें जो बैठा यात्री होता है, जो बैठे यात्री होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये क्या है? प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है ये। मतलब चल रहा है गाड़ी, अचानक ब्रेक मार दिया तो यात्री आगे हो जाता है कि नहीं? तो इसका उदाहरण है। आगे की ओर झुकना, झुक जाता है। और पेड़ से फल टूट कर नीचे गिरना, ये भी प्रथम नियम का ही है। न्यूटन कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कण का जो है अलग होना, तो प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछे द्वितीय नियम, मतलब आप न्यूटन का द्वितीय नियम बात करते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की बात करें, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है? तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिशा होती है, मतलब बल के ही अनुदिशा पे होंगी। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है, तो ये द्वितीय नियम पर होता है कि चोट कम लगे। तो सही बात है, अगर मान लीजिए कोई भी संवेग परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन जब हो रहा है उसका अगर लगाया गया है बल, तो बल के अनुसार समानुपाती होगा। अगर दोनों बैलेंस नहीं करेंगे तो चोट लग जाएगी हाथ में, खिलाड़ी को लग जाएगी कि नहीं? तो इसीलिए मतलब दोनों एक दूसरे से बैलेंस करके काम करेंगे। तृतीय गति नियम की बात करें, तो तृतीय नियम जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा के या विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं तृतीय गति नियम को। तो अगर मान लीजिए तृतीय नियम में जैसे विपरीत शब्द आ जाए या विपरीत दिशा आ जाए, तो हम बताएँगे न्यूटन का तृतीय नियम है। मतलब न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अब इसमें मान लीजिए बंदूक की गोली निकलते समय क्या होता है ना, बंदूक वाला व्यक्ति जो है पीछे की ओर थोड़ा चला जाता है। जब बंदूक मान लीजिए चलाया जाता है, ये फ़िल्म में मत चलिए, फ़िल्म में तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो रियल में चलाई जाती है बंदूक की गोली, उसमें क्या होता है थोड़ा-सा हाथ पीछे की ओर जाता है। तो ये एक उदाहरण है, धक्का देता है। और याद रखिए रॉकेट के नियम क्या है? ये भी हमारा तृतीय नियम पे है। मतलब भाई हम ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन ढकेल के जाएँगे, मतलब ज़मीन पे हम ढकेलेंगे तभी तो ऊपर की ओर जाएँगे, रॉकेट का ही है। तो रॉकेट नीचे की ओर प्रेस करता है तब ऊपर की ओर जाता है। या वायुयान की गति, मतलब रॉकेट के नियम जो हैं वायुयान की गति, ठीक है? या चप्पू चलाने पर जो है नाव का आगे बढ़ना। चप्पू जो मतलब नाव में जो पानी को हटाने के लिए नहीं चलाते हैं, चलाने का, वो इसी विधि पे काम करेगी। क्लियर? तो ये हो गए यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। चलिए जय हिंद, जय भारत।